वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार बढ़ा रहे होंगे, अच्छी एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो दोस्तों, कल हमने मोलैरिटी को समझा था और मोलैरिटी को थोड़ा और अच्छी डिटेल में समझा था। हो सकता है कई बच्चों को ये लगा हो कि ये तो बहुत ही आसान तरीका है या ज़रूरत से ज़्यादा आसान है। सो मैं आपको बता दूं कि अभी हम ये कुछ टॉपिक्स वो कवर कर रहे हैं जो परीक्षा के लिए हैं और परीक्षा में कई बच्चों को ऐसे टॉपिक्स आसानी से समझ में नहीं आते। सो मैं बहुत निचले स्तर पर जाकर इसको कवर कर रहा हूँ। सो ऐसे में आपको इस बात को से बिल्कुल चिंता नहीं करना है कि ये बहुत आसान है। बहुत आसान है तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको ये टॉपिक्स कठिन लगते हैं उनके लिए आसान बनाया गया है। सो आइए आगे बढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था मोलैरिटी को और आज हम जानेंगे नॉर्मेलिटी और उसके बाद फिर मोललता यानी कि मोलैलिटी को। सो मोलैरिटी को हम थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने कल मोलैरिटी को पढ़ा था जिसमें हमने जाना था कि किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। आपको मैं बता दूं कि कल मैंने या पिछले वीडियो में जो मोलैरिटी वाले में आपको विलेय, विलायक, विलयन या बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी डेफिनेशन दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो जाकर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैंने दे दी है। वो वीडियो देखने के बाद ये और आसान हो जाएगा। सो आइए चलते हैं, आज जानते हैं नॉर्मेलिटी को। अब नॉर्मेलिटी जैसे कि नॉर्मलता आपने मोलरता पढ़ा वैसे ही नॉर्मलता है, उसकी भी डेफिनेशन सेम है, केवल एक डिफरेंस है। चलिए पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। यहां पे क्या है? ग्राम तुल्यांकों की संख्या। हमने मोलरता में पढ़ा था मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, और इसमें है ग्राम तुल्यांकों की संख्या। सो 1 मिनट में हम ये समझ लेते हैं कि ये डेफिनेशन क्या कह रही है, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसकी फॉर्मूले पे। मान लीजिए एक जार है, इस जार में कुल यहां तक एक मार्क है जिसमें 1 लीटर सॉल्यूशन आता है। इसमें मैंने एक सॉल्ट डाला या कोई पदार्थ डाला, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं नमक की, NaCl की। सो NaCl मैंने डाला और फिर पानी से इसको यहां तक डिसॉल्व करके और मेकअप कर दिया, यानी कुल विलयन हो गया 1 लीटर। सो ये 1 लीटर विलयन है। इस 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय यानी सॉल्ट, नमक, इसके कितने ग्राम तुल्यांक घुले हैं। अब यहां बात आती है कि ग्राम तुल्यांक क्या कहलाते, कैसे निकालते हैं। सो जब हमने मोलरता को पढ़ा था तो उसमें देखा था मोलों की संख्या, और मोल निकालते थे अपन W/M, भार बटा अणुभार। यानी विलेय का ऊपर भार ले लेंगे और नीचे उसका अणुभार ले लेंगे तो मोल निकल आते हैं। अब मोल तो निकालना हमने मोलरता में सीख लिया, लेकिन इसमें हमें क्या निकालना है? ग्राम तुल्यांक। सो ग्राम तुल्यांक में एक छोटा सा डिफरेंस है। यहां है, आपने देखा होगा W/M की जगह यहां पे है W/E। नॉर्मलता को हम N से प्रदर्शित करते हैं, इसका फॉर्मूला है। W क्या है? विलेय का भार, यानी अगर हमने यहाँ विलेय के रूप में नमक को लिया है, सॉल्ट, तो वो नमक का भार कितना है। E क्या है? विलेय का ग्राम, विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान या तुल्यांकी भार, ये E जो है। और V क्या है? विलयन का आयतन। सो विलयन का आयतन कितना है? कुल 1 लीटर यानी 1000 ml। यहाँ ml में लेना है इसको। अब हमें निकालना है E यानी कि विलेय का तुल्यांकी भार। सो तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं? जैसे हम मोल निकालते हैं वैसे ही तुल्यांकी भार, केवल एक डिफरेंस है छोटा सा, वो ये है कि तुल्यांकी भार निकालने के लिए M की जगह हम E का उपयोग करते हैं, और E निकालने के लिए M तो हमें ऐसा का ऐसा लेना है, अणुभार। अणुभार अणुभार को डिवाइड कर देते हैं हम N कारक से या N फैक्टर से। अब ये N फैक्टर क्या है? N एक संख्या है, और ये संख्या कहां से आती है? ये संख्या आती है उस पदार्थ से जो हम इसमें घोल रहे हैं। जैसे अगर मैंने इसमें NaCl घोला तो इसमें कुल धनायनों या ऋणायनों की संख्या कितनी है? जैसे NaCl है तो Na+ और Cl- बनाएगा, तो धनायनों की संख्या कितनी है? 1, या फिर ऋणायनों की संख्या कितनी है? 1। सो ये N फैक्टर इस कंडीशन में आ जाएगा 1।
यानी कि NaCl का जो अणुभार होता है वो होता है 58.5 और डिवाइड हो जाएगा किससे, 1 से। सो इसका E यानी तुल्यांकी भार जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 58.5। जितना उसका अणुभार है उतना ही आ गया उसका तुल्यांकी भार। किस कंडीशन में, अगर धनायनों या ऋणायनों की संख्या एक है तो। लेकिन अगर यहां पे एक और हम केस देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने H2SO4 का कहा, H2SO4, तो जब H2SO4 फर्दर आयोनाइज होता है तो H+ बनता है और SO4 2- बनता है। H+ कितने बनेंगे, 2। सो धनायनों की संख्या कितनी हो गई, 2 धनायन बनाए, तो यहां फिर M/E इक्वल टू हो जाएगा M/2, यानी जितना इसका अणुभार होगा वो किससे डिवाइड होगा, 2 से। सो H2SO4 के केस में E इक्वल टू M/2 और H2SO4 का अणुभार होता है 98 डिवाइडेड बाई 2 यानी 49। तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, 49। सो ये हमें एक छोटा सा डिफरेंस ध्यान रखना है मोलरता से। सेम टू सेम परिभाषा है, सब कुछ सेम है, केवल एक अंतर है कि किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और ग्राम तुल्यांक यानी हम कैसे निकालते हैं, तुल्यांकी भार से। E यहाँ पे अणुभार की जगह क्या लेते हैं, तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार निकालते हैं अणुभार डिवाइडेड बाई N फैक्टर। हाँ, यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर कोई अम्ल है तो उसमें H+ आयन्स की संख्या कितनी है, वो हो जाएगा N फैक्टर, है ना। जैसे कि इसमें हो गया ये N फैक्टर, इसका क्या हो गया, 2। अगर कोई बेस है तो उसमें OH- आयन की संख्या कितनी है, जैसे NaOH है तो इसमें OH-1 है, OH-1 है, तो इसके लिए N फैक्टर कितना हो जाएगा, N इक्वल टू 1। सो ये हमें ध्यान रखना है इस केस में नॉर्मेलिटी निकालते समय कि जिस पदार्थ का हम उपयोग कर रहे हैं, जिसकी हम नॉर्मेलिटी निकाल रहे हैं, वो कितने धनायन दे रहा है या कितने ऋणायन देता है, ये आपको उसके स्वभाव को जानना पड़ेगा। सो इस तरीके से हम निकालते हैं E यानी कि तुल्यांकी भार। आइए और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने 58.5 ग्राम NaCl लिया और इसको जल में घोलकर 500 ml विलयन बना लिया। इसकी हमें नॉर्मलता ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, नॉर्मेलिटी। सो हम क्या देखेंगे, W/E इंटू 1000/V। W हमने क्या लिया, वेट किसका, विलेय का, कितना लिया, 58.5 डिवाइडेड बाई E। अब E कैसे निकालेंगे, सो E इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास यानी अणुभार बटे N फैक्टर, N। सो N फैक्टर क्या आएगा, अणुभार इसका कितना है, क्या है ये, NaCl का अणुभार है 58.5 और N फैक्टर कितना आएगा, NaCl में 1, Na+ और Cl- यानी 1 आएगा, एक ही धनायन है। सो 58.5/1 इक्वल टू 58.5, ठीक है। सो इसको हमने क्या निकाला, E इक्वल टू 58.5। चलिए इसको यहाँ पुट कर देते हैं, 58.5 इंटू 1000/V। V की वैल्यू कितनी है, आयतन कितना लिया, 500 ml। ये इससे ये क्रॉस हो गया, ये आ गया 2, यानी इसकी जो नॉर्मेलिटी है वो आ गई 2। चलिए जल्दी से एक एग्जांपल और ले लेते हैं, H2SO4 का लेते हैं। मान लीजिए मैंने ये इसकी जगह एक और सैंपल लिया, H2SO4। H2SO4 मैंने लिया कितने ग्राम, 49 ग्राम, और इसको पानी में डिसॉल्व करके 1 लीटर विलयन बनाया। अब हमें इसकी क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी, N निकालना है। सो फॉर्मूला क्या है, W/E इक्वल टू 1000/V। चलिए इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। वेट कितना लिया हमने, 49 ग्राम अपॉन E। अब E निकालना है, सो E कैसे निकालते हैं, E इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन N फैक्टर। अब मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का कैसा कितना है, तो H2SO4 का मैंने आपको बताया, H2SO4 का अपन निकाल सकते हैं, H कितने हैं, 2,
H के ऊपर 1 रहता है तो 1 × 2 बराबर 2। सल्फर का एटॉमिक मास 32, 1 × 32। और ऑक्सीजन कितने हैं 4, 4 ऑक्सीजन, तो 4 × 16, ये हो गया आपका 64। टोटल हो जाएगा ये 98। सो H2SO4 का एटॉमिक मास है, सॉरी मोलिकुलर मास है 98। सो 98 अपॉन, अब n फैक्टर चाहिए। n फैक्टर कैसे आएगा, मैंने आपको बताया था कि H2SO4 को अगर हम तोड़ेंगे तो H प्लस और SO4 2 माइनस, H प्लस कितने आएंगे 2, तो धनायनों की संख्या कितनी हो गई 2। सो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा 2, 2 को 98 से तो ये जाएगा 49, यानी E की वैल्यू कितनी आ गई 49। सो 49 नीचे हम रख देंगे 49 इंटू ऊपर 1000 है। टोटल अपना वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, 1 लीटर यानी 1000 ml। इसको हमें किस में लेना ml में, इससे ये कट जाएगा, इससे ये आंसर आ जाएगा 1, यानी इस सॉल्यूशन की n यानी नॉर्मेलिटी होगी 1। सो इस प्रकार से आप नॉर्मलता निकाल सकते हैं। बिल्कुल केवल एक डिफरेंस है, आप प्रीवियस वीडियो देखिए, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सो इस वीडियो में हम इतना ही जानते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।